हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल टायरेसिस विजन। कल की क्लास में हमने बात की थी यूनिवर्सिटी विट्स को लेकर के कि किस तरीके से 7 राइटर्स का एक ग्रुप है जिनको हम यूनिवर्सिटी विट्स में इंक्लूड करते हैं। और ये ऐसे राइटर्स थे जिनको प्रेडिसेसर्स ऑफ शेक्सपियर कहा जाता है, क्योंकि शेक्सपियर के नाटक को लेकर के, प्लेस को लेकर के शेक्सपियर ने जितना भी कंट्रीब्यूशन इंग्लिश लिटरेचर में दिया है वो कहीं ना कहीं उसके पीछे रीजन ये यूनिवर्सिटी विट्स हैं। ये नंबर में 7 थे और 3 उसमें से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के और 3 कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के थे। एक उसमें से रिमेनिंग टॉमस किट किसी भी यूनिवर्सिटी के नहीं थे, फिर भी उनको इस ग्रुप में इंक्लूड किया जाता है। आज की हमारी जो वीडियो है वो है विलियम शेक्सपियर के ऊपर। विलियम शेक्सपियर एक ऐसा नाम जिनके ऊपर हम खुद चाहे कितना भी ब्लेम कर लें कि हाँ वो उन्होंने प्लेगरिज्म किया, प्लेगराइज किया चीजों को, लेकिन ये एक सच बात है, एक फैक्ट बात है कि इंग्लिश लिटरेचर हो और विलियम शेक्सपियर को आप असाइड कर दें, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और ऐसा इसलिए क्योंकि विलियम शेक्सपियर ने ना केवल इंग्लिश लिटरेचर बल्कि इंग्लिश लैंग्वेज को भी उतना ही इनरिच किया। एक छोटे से परिवार में जन्मे हुए और एक बहुत ही पुअर बैकग्राउंड का लड़का, जिसको शायद हिरन चोरी के आरोप में, ठीक है, पुलिस जो है पकड़ने के लिए आती है और वो भाग करके लंदन पहुंचते हैं और वहां पर जाकर के वो फेमस ड्रामेटिस्ट बन करके निकलते हैं। एक ऐसा ड्रामेटिस्ट जिसने कभी भी अपने जीते जी प्लेस को पब्लिश करवाने के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचा। हमेशा से इनका यही एम था कि वो क्या करेंगे, कॉमर्शियल फॉर्मूला को अपनाना, यानी प्लेस को हिट कराना है, किसी भी तरीके की हो, चाहे वो जो भी चीजें वो उसमें रख करके उनको प्ले को हिट कराएं। बस एक टारगेट है, वो कैसे प्ले हिट होगा और कितना पैसा वो उससे अर्न कर सकते हैं। और यही रीजन होता है कि शेक्सपियर की डेथ के काफी बाद जाकर के इनका पहला कलेक्शन प्लेस का, इनके फर्स्ट फोलियो आता है, जिसमें इनके 36 प्लेस को इंक्लूड किया जाता है। बहुत सारे प्लेस को लेकर के दुविधा भी है, ठीक है, क्रिटिक्स मानते हैं कि ये शायद उनके द्वारा नहीं लिखा गया है, या कई सारे प्लेस ऐसे भी हैं जिनको माना जाता है कि वो एक कोलैबोरेशन में शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए थे। क्यों शेक्सपियर इतना फेमस है, क्यों शेक्सपियर है, इसको लेकर के अगर हम बात करें तो एक ऐसी लैंग्वेज को उसने उठाया जो कि चौसर के द्वारा इनरिच की जा रही थी। और आगे चल करके शेक्सपियर, मिल्टन जैसे बड़े बड़े ऑथर्स आते हैं जिन्होंने बहुत सारे वर्ड्स को इंग्लिश लैंग्वेज में इंक्लूड किया। माना यह जाता है कि लगभग 17,000 वर्ड्स को विलियम शेक्सपियर ने इंग्लिश लैंग्वेज में कंट्रीब्यूट किया है। और जो सबसे बड़ी क्वालिटी शेक्सपियर बनाती है वो उनकी है निगेटिव कैपेबिलिटी। निगेटिव कैपेबिलिटी जो टर्म है उसको जॉन कीट्स ने शेक्सपियर के लिए यूज किया हुआ है। और निगेटिव कैपेबिलिटी का कोई भी मतलब नहीं है कि वहां पर निगेटिविटी को वो दिखाता है, नकारात्मकता से इसका कोई मतलब नहीं है, बल्कि निगेटिव कैपेबिलिटी का मतलब यह होता है कि जब आप अपनी पर्सनालिटी को निगेट कर लें। निगेट करने का मतलब हम अपने आप को बिल्कुल नथिंग कंसिडर कर लें, यानी हमारे जितने भी पर्सनल कॉन्सेप्शन हैं, हमारी रेस को लेकर के, हमारी कास्ट को लेकर के, हमारी रिलीजन, हमारा बैकग्राउंड, जो भी हम हैं, जो भी हमको हमारा बनाता है, उन सब से परे होकर के बात करना। मर्चेंट ऑफ वेनिस में शेक्सपियर ने साइलॉक जैसे कैरेक्टर को रिप्रेजेंट किया, और साइलॉक को उन्होंने कहां से लिया हुआ है, क्रिस्टोफर मार्लो के द जू ऑफ माल्टा के बाराबस से। यहां पर आप देखेंगे कि मर्चेंट ऑफ वेनिस में किस तरीके से वहां पर विलियम शेक्सपियर ने यह दिखाया कि जो साइलॉक है, यानी कि जो एक जू है, उसके साथ किस तरीके से वहां का जो कानून है वेनिस का, वो एक तरीके से सही व्यवहार नहीं कर रहा है। वो उसको एक रिलीजन की तराजू में रख करके उस इंसान को आंक रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो उसकी वेंजियंस की पॉलिसी है, जो उसकी बदला लेने की पॉलिसी है साइलॉक की, वो उसी कारण से हो रही है कि वो एक माइनॉरिटी है और मेजॉरिटी जो है, यानी कि क्रिश्चियंस की, वो उसके ऊपर तरह तरह के अत्याचार कर रहे हैं। यानी शेक्सपियर एक क्रिश्चियन होते हुए भी वो क्या कर रहा है, वो एक जू के बारे में, एक यहूदी के बारे में सपोर्ट कर रहा है। और ये जब प्ले पब्लिश हुआ था तो इसने एक बड़ा ही अप्रोर वहां पर उस कंट्री में मचाया था कि कैसे एक एक क्रिश्चियन होकर के कोई इतनी बातें जूस के बारे में लिख सकता है कि वो जिस मार्केट में रह रहा है वेनिस के, वहां पर जो क्रिश्चियन हैं वो उसको लात मार रहे हैं, उसके ऊपर थूक रहे हैं। शेक्सपियर ने ओथेलो जैसे प्ले में एक मूर को रिप्रेजेंट किया, एक मूर जो कि एक अश्वेत है, एक ब्लैक है, और उसको किस तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। एक व्हाइट होते हुए भी वो ब्लैक के बारे में बात कर रहे थे।
एक क्रिश्चियन होते हुए भी वो एक जू के बारे में बात कर रहे थे। और यही क्वालिटीज जो कि मानती है कि कंटेम्पररी थियरी, ठीक है, ये आपको दिखाती है कि कंटेम्पररी पर्सन कैसा होना चाहिए। कंटेम्पररी पर्सन ऐसा होना चाहिए कि वो अपने सारे पर्सनल कॉन्सेप्शन से परे हो, सारे पर्सनल प्रेजुडिसेस से परे हो। और शेक्सपियर के अंदर हमें वो क्वालिटी मान जो है दिखाई पड़ती है कि वो क्या है, अपनी पर्सनालिटी को निगेट कर ले रहे हैं। शेक्सपियर ने अपने प्लेज में कॉमर्शियल फार्मूला को अपनाया। क्या था ये कॉमर्शियल फार्मूला? यहां पर उन्होंने हर वर्ग को टारगेट करके प्लेज को लिखा। यानी ये नहीं कि हम ये जो प्ले अभी लिख रहे हैं, जो भी हमारा लिटरेरी वर्क है, वो एक पर्टिकुलर क्लास को लेकर के टारगेट है। जॉफ्री चौसर और विलियम शेक्सपियर में यही सबसे बड़ी असमानता है कि जॉफ्री चौसर के जो वर्क थे वो एक इलीट सेक्शन के लिए लिखे गए थे, एक उच्च वर्ग के लिए, और उसको समझने के लिए आपके पास रचनालय या विट होना चाहिए। अगर आपके पास ये सब चीजें नहीं हैं तो आप चौसर के वर्क्स को नहीं समझ सकते हैं। लेकिन विलियम शेक्सपियर ने हर वर्ग को टारगेट करके, क्वीन एलिजाबेथ ने यह फ्रीडम दे रखी थी कि अब यहां पर ये जो प्लेस का परफॉर्मेंस होगा, क्योंकि नाटक जो थे अब वो चर्च से निकल करके बाहर आ गए थे, पुजारी वर्ग के अलावा अब आम आदमी भी वहां पे एक्टिंग कर रहा था। लेकिन अभी थोड़ी सी कसर बाकी थी, क्योंकि इस पूरी सोसाइटी में, यानी पूरे शेक्सपियर के प्लेस में आप कह सकते हैं कि एलिजाबेथन या जैकोबियन एज में क्या हुआ है, अभी तक विमेन को अलाउ नहीं है कि वो स्टेज पर एक्टिंग करें। और ऐसा क्यों? क्योंकि वहां की सोसाइटी बिल्कुल प्रोन थी इन सब चीजों को लेकर के। हमारी इंडियन सोसाइटी में भी हम देखते हैं कि गांव में जहां जहां भी नाटकों का मंचन होता है तो जो महिलाओं के किरदार हैं उसे लड़के ही निभाते हैं, और यही वहां पर भी होता था। रेनेसांस सोसाइटी में, एलिजाबेथन सोसाइटी में जब शेक्सपियर के प्लेज परफॉर्म होते थे तो वहां पर जो विमेन के किरदार थे वो वहां के छोटे यानी कि यंग जो है, जो बच्चे थे, उनके द्वारा निभाया जाता था। उस किरदार को वो प्ले करते थे। और शेक्सपियर अपने टाइम के फेमिनिस्ट हैं। ये भी एक बात है कि जो शेक्सपियर को शेक्सपियर बनाती है कि शेक्सपियर अपने आप में एक बड़े फेमिनिस्ट हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने प्लेस में, उन्होंने अपने नाटक में क्या किया हुआ है कि बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया, लेडी कैरेक्टर्स को। लेडी मैकबेथ हो गई, पोर्सिया, रोजालिंड, वॉयला, इस तरीके के कई सारे जो है वहां पर उन्होंने, शेक्सपियर ने अपने प्लेज में विमेन को वहां पर रिप्रेजेंट किया है। और कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी जो विमेन यानी कि जो उनकी हीरोइंस हैं उनको हीरो से ज्यादा पावरफुल दिखाया हुआ है। एक बड़े क्रिटिक हैं जिनका नाम रस्किन है। रस्किन, उनका तो कहना ही है कि शेक्सपियर हैज only heroines. शेक्सपियर हैज ओनली हीरोइंस, नो हीरोज। यानी शेक्सपियर के पास केवल हीरोइंस हैं, हीरोज नहीं हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि उनके जो, ठीक है, विमेन जो किरदार हैं, चाहे वो पोर्सिया हो, चाहे वो लेडी मैकबेथ हो, वो उस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में भी इतना अहम रोल निभाती हैं कि अगर उनके एग्जिस्टेंस को लेकर के बात आ जाए तो वो उस मैन सेंटर्ड सोसाइटी को क्या कर सकती हैं? कॉर्नर कर सकती हैं। इसलिए हम शेक्सपियर को आज शेक्सपियर की तरीके से कंसिडर करते हैं, एक ऐसा नाम जो पूरे आज इतनी सारी वर्ल्ड की थेसिस और इतने बड़े बड़े स्कॉलर्स लगे हुए हैं शेक्सपियर को फाइंड आउट करने के लिए। कौन था शेक्सपियर? कौन था का मतलब कि क्या है उनके वर्क्स में जो शेक्सपियर को शेक्सपियर बनाता है। इतने बेहतरीन लाइव मेटाफर का इस्तेमाल करना, ऐसा मेटाफर जो हमेशा पूरे वर्ल्ड में जब तक लिटरेचर का नाम रहेगा तब तक उनके मेटाफर्स वहां पर रहेंगे, लोग उनके बारे में बात करेंगे। ऑल द वर्ड्स ए स्टेज एंड वी आर मियरली प्लेयर्स, वी हैव आवर ओन एंट्रेंसेस एंड एग्जिट्स। ऐसी बातें शेक्सपियर के द्वारा कही जाना कि पूरी दुनिया एक रंगमंच की तरीके से है और हम सब क्या हैं? बस एक, ठीक है, कठपुतली की तरीके से हम सब एक्टर हैं, ठीक है। हमें हमारा एंट्रेंसेस है और हमें एक दिन एग्जिट यानी कि चले भी जाना है। फ्राइल्टी दाई नेम इज वुमन, ऐसे ऐसे, ठीक है, जितने भी फेमस डायलॉग शेक्सपियर के आपके जहन में आते हैं वही शेक्सपियर को शेक्सपियर बनाते हैं। देयर इज नथिंग ईदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक इट सो, ठीक है। कुछ भी अच्छा और बुरा नहीं होता है, बस क्या होता है कि हमें हमारी सोच जो है वो उस चीज को अच्छा दिखाती है या बुरा दिखाती है। ऐसे हैं विलियम शेक्सपियर, ठीक है। आइए देखते हैं विलियम शेक्सपियर के बारे में और भी कुछ बातें यहां पर।
विलियम शेक्सपियर, इनका बर्थ, डेट ऑफ बर्थ और ये डेट ऑफ डेथ दोनों सेम डेट पर हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इनका जन्म 23 अप्रैल को हुआ था। हालांकि ये बात एक क्वेश्चन मार्क में है, कारण यह है कि विलियम शेक्सपियर को 26 अप्रैल को 26 अप्रैल को और 1564 यानी क्वीन एलिजाबेथ के क्वीन बनने के लगभग कितने साल बाद, 6 साल बाद क्या हो रहा है, विलियम शेक्सपियर का जन्म हो रहा है। और 26 अप्रैल को इनको बैप्टाइज किया गया वहां की चर्च में। ठीक है, बैप्टाइज किया जाता है, जो क्रिश्चियंस के सैक्रामेंट्स हैं उसमें से एक ये है बैप्टाइज किया जाना। तो वहां पर क्या हो रहा है कि 26 अप्रैल को इनको बैप्टाइज किया गया। और उस समय कंडीशन ये हुआ करती थी कि आपको जब किसी बच्चे का जन्म हो रहा है तो 3 दिन के अंदर बच्चे को आपको बैप्टाइज कराना है। और अगर आप इस तरीके से करते हैं तभी वो बैप्टिज्म आप कंसीडर किया जाता है कि ये सही है। तो इस तरीके से शेक्सपियर का जो बर्थ है वो हम मानते हैं कि कब हुआ था, 23 अप्रैल को। और 1564 के दौरान 1564 जब क्वीन एलिजाबेथ वहां पर रूल कर रही हैं, वो क्वीन एलिजाबेथ जो कि एक अलग तरीके से रिफॉर्म्स को लेकर क्या रही, उनके पिता ने जो मजबूरियों में परेशानियों में अपने आकर के वहां पर प्रोटेस्टेंटिज्म को लाते हैं और जो रिफॉर्म्स करते हैं, वो क्वीन एलिजाबेथ ने बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी मजबूरी के उन सब चीजों को फॉलो किया। और एक ऐसी सोसाइटी वहां पर डेवलप हो रही है जिसके पास इंडिविजुअलिज्म है, यानी कि आपको आजादी है, लिबर्टी है कि आप जिस तरीके का चाहें लिटरेचर प्रोड्यूस कर सकें, और ये आप किसी भी कॉमन मैन को भी वहां पर ला करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या इनकी चीजें हैं। हिज वाइफ एन हैथवे, क्या होता है कि शेक्सपियर की जो वाइफ है एन हैथवे वाज ओल्डर देन 8 years टू हिम, यानी कि इनसे कितनी, लगभग 8 साल इनसे उम्र में बड़ी थी। एंड वाज 3 months प्रेग्नेंट व्हेन मैरिड, और शेक्सपियर से जब इनकी शादी होती है तो वो 3 महीने की प्रेग्नेंट भी होती हैं शेक्सपियर की। और इनका जो पहला जो है बेबी होता है वो इनके सुजैन, ठीक है, वो इनकी जो है बच्ची होती है और वो उनका पहला बेबी है। आगे देखते हैं। ही हैड 3 children, 3 बच्चे हैं, सुजैना और कौन, हेमनेट, और तीसरे हैं कौन, जूडिथ। बाद में चल करके जब वर्जीनिया वुल्फ ने एक ऐसे को लिखा हुआ है, और ऐसे कौन सा फेमस उनका, द रूम ऑफ वंस ओन, एक फेमस ऐसे है द रूम ऑफ वंस ओन, जहां पर वर्जीनिया वुल्फ ने यह बात की है कि इमेजिन करिए कि शेक्सपियर की एक जुड़वा बहन होती, यानी कि कौन, नाम वो यही रखती हैं, जूडिथ शेक्सपियर। और शेक्सपियर को क्या किया गया कि वो तो हिरन उनके ऊपर चुराने का आरोप लगा और वो भाग करके लंदन में चले आए और यहां पर एक बहुत ही फेमस ड्रामेटिस्ट के रूप में इमर्ज होते हैं और आगे चल करके वो लिटरेचर में भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन करते हैं। लेकिन अगर वही उनकी कोई बहन होती और वो भी ये सारी चीजें करती तो क्या ये समाज, ये पैट्रियार्कल सोसाइटी उसे अलाउ करता कि वो उन सब चीजों को लिखे? तो ये बातें वर्जीनिया वुल्फ ने अपने, ठीक है, वर्क द रूम ऑफ वंस ओन में लिखी हुई हैं। आगे देखते हैं। ही लेफ्ट स्ट्रैटफोर्ड इन 1580s, 1580 में उन्होंने इस जगह को छोड़ दिया स्ट्रैटफोर्ड में। और क्यों? क्योंकि उनके फादर के ऊपर एक अच्छा खासा ऋण आ चुका था, एक अच्छे खासे वो जो है, ठीक है, ऋण के यानी कर्ज के बोझ में दबे थे। और शेक्सपियर ने 1580 के बाद क्या किया, इस जगह को वो छोड़ देते हैं। लेकिन उनके लंदन में आने के सबूत कब हैं, 1596 में, और वो रहते कहां पर थे, बिशप गेट में, ठीक है, लंदन में वो आए। और सबसे पहले उन्होंने कौन सा प्रोफेशन अपनाया, एक्टिंग का, ठीक है, ठीक है। बहुत सारे प्लेज में ऐसा माना जाता है कि जो हेमलेट प्ले है और वहां पर जो उनके फादर का घोस्ट है किंग हेमलेट का, उसे शेक्सपियर ने खुद उसका रोल प्ले किया हुआ है। तो सबसे पहले शेक्सपियर क्या हुए, वो एक एक्टर के रूप में काम करते हैं। हालांकि शेक्सपियर के बारे में यह बात फेमस है कि उनकी, क्योंकि एजुकेशन के बारे में हमें ज्यादा नहीं पता है, बेन जॉनसन बताते हैं कि उन्होंने स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, उस बारे में बात की गई है। लेकिन शेक्सपियर की जो सही एजुकेशन है उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं कि वो लॉ के एक्सपर्ट थे, कुछ लोग अलग चीजें बताते हैं। और जितने भी आप उनके प्लेस देखेंगे तो आपको वो वर्सेटाइल टैलेंट उनके प्लेस में दिखता है जो आपको बताएगा कि शेक्सपियर को वास्तव में कौन सा ज्ञान नहीं था, उसके पास यूनिवर्सल नॉलेज था हर चीज का। ऐसा लग रहा था कि वो ओमनिसिएंट है, हर चीज को वो जानते हैं। इस तरीके की चीजें शेक्सपियर को शेक्सपियर बनाती हैं। प्रोफेसर एलाल शर्मा सर की बातें याद आती हैं और बड़ी हंसी आती है।
वो जब भी क्लास लेने के लिए आते थे तो हमेशा एक बात कहते थे, और वो बात क्या होती थी? सबसे पहले वो कहते थे कि अब आप लोग अपनी कॉपी को चेक करिए। शेक्सपियर जब लिखा रहता था तो वो कहते थे कि कितने लोगों ने क्या हुआ होगा, अपने शेक्सपियर के लास्ट में ई नहीं लगाया हुआ होगा। और वो बड़ी हंसी जो है वाली बातें बताते थे कि कैसे कई अजीब अजीब, ठीक है, चीजें देखने के लिए मिलती हैं विलियम शेक्सपियर की स्पेलिंग, जहां पर वो बताते हैं कि शेक्सपियर की स्पेलिंग कहीं कहीं तो इस तरीके से भी मिलती है, सेक्स पियर। तो मैं ये वीडियो देखने वालों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वो शेक्सपियर को शेक्सपियर ही रहने दें, वो उनको सेक्स पियर ना बनाएं, और जब भी उनकी स्पेलिंग लिखें, ठीक है, तो वो क्या करें, वो स्पेलिंग को सही लिखें। हालांकि मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि मुझे डर लग रहा है कि मैंने कहीं पर गलती कर दी हो, क्योंकि ये चीजें गलत हो जाती है कभी कभी, तो कहीं अगर होगा तो माफ कीजिएगा उसके लिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो 1596 में इनके बिशप गेट में रहने के प्रमाण मिलते हैं, सर्टिफाई वहां पे होता है कि हाँ यहां ये रह रहे हैं। अब क्या है कि शेक्सपियर ने अपने कर्ज पर, सॉरी एक अपनी ग्रेव पर, कब्र पर एक कर्ज को लिखा। इस चीज को क्या बोलते हैं? जो कब्र पर चीजें लिखी जाती हैं, दे आर कॉल्ड एपिटाफ। ठीक है, क्या होता है ये? एपिटाफ, यानी कि जो ग्रेव होती है, कब्र, वहां पर जो बातें लिखी जाती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? एपिटाफ बोलते हैं। ठीक है, और क्या होता है एक वर्ड? ऑबिचुअरी। क्या होता है? ऑबिचुअरी। और मैं आपको बताता चलूंगा कि ऑबिचुअरी क्या होता है। ऑबिचुअरी ये होता है कि जब किसी की डेथ हो जाती है किसी इंसान की, और उसको लेकर के न्यूज़पेपर में थोड़ा सा आता है, एक कॉलम आता है कि हाँ ये साहब हैं और इनकी डेथ हो गई है। ऑबिचुअरी। ऑबिचुअरी की ही वजह से एक बहुत फेमस प्राइज को एस्टेब्लिश किया गया, और वो प्राइज कौन सा है? वो है नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज जो दिए जाते हैं वो एक ऑबिचुअरी के कारण ही दिए गए। नोबेल प्राइज का हम हमेशा नाम सुनते हैं कि नोबेल प्राइज आज दिए गए, हर साल दिया जाता है नोबेल प्राइज। तो वो दिए गए किसको लेकर के? अल्फ्रेड नोबेल नाम के एक साइंटिस्ट थे। अल्फ्रेड नोबेल नाम के साइंटिस्ट, जिन्होंने किसका इन्वेंशन किया हुआ था? डायनामाइट का। डायनामाइट जो एक्सप्लोसिव है उसका उन्होंने इन्वेंशन किया अल्फ्रेड नोबेल ने। और इंडिया में अगर आप लोग बोफोर्स तोप के बारे में सुने हो, बोफोर्स तोप घोटाला जो हुआ था 1999 कारगिल के वॉर के समय में, तो बोफोर्स तोप जो कंपनी है वो भी अल्फ्रेड नोबेल की ही थी। अल्फ्रेड नोबेल के भाई की डेथ होती है और ऑबिचुअरी छप करके आती है कि इतिहास का एक खूनी दरिंदा अब नहीं रहा। अल्फ्रेड नोबेल ने जब इस ऑबिचुअरी को पढ़ा तो उसे यह महसूस हुआ कि क्या हिस्ट्री मुझे इस नाम से, खूनी दरिंदा, इस नाम से मुझे याद रखेगी। तो इसलिए वहां पर अब सारे कामों को छोड़ करके इन सारे अल्फ्रेड नोबेल ने नोबेल सोसाइटी का गठन किया और कहा कि नहीं, अब हमारे पास जो पैसे हैं, ठीक है, जो भी हमने अभी तक अर्निंग की हुई है, वो सारा पैसा अब इसके काम में आएगा, यानी इससे हर साल हम प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आज हम अल्फ्रेड नोबेल का नाम, ठीक है, जब भी लेते हैं तो एक इज्जत के साथ में लेते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। क्या है यहां पर? इन्होंने अपने एपिटाफ में लिखा है, और ये एपिटाफ उन्होंने खुद ही लिखा। विलियम शेक्सपियर ने कह रहे हैं, गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फॉरबियर टू डिग द डस्ट इनक्लोज्ड हियर। कह रहे हैं गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक, यानी जो है जीसस के लिए, यानी भगवान के लिए आप क्या करिए? फॉरबियर, छोड़ दीजिए किन चीजों को? टू डिग द डस्ट इनक्लोज्ड हियर। डस्ट क्या? धूल, इंसान जो डेथ के बाद बन गया है। कह रहे हैं यहां पे जो डस्ट है ना, वो डेड बॉडी जो है उसको आप डिग मत करिए, भगवान के लिए छोड़ दीजिए उसको। और आगे कहते हैं ब्लेस्ड बी द मैन, भगवान उसका भला करें, दैट स्पेयर्स दीज स्टोन्स, जो क्या करता है? इन स्टोन्स को छोड़ देता है, इनको डिग नहीं करता है। और कहते हैं एंड कर्स्ड बी दैट, उसको सत्यानाश हो जाए उसका, कर्स्ड बी दैट मूव्स माय बोन, जो मेरी हड्डियों को हिलाए। शेक्सपियर ने अपना ये एपिटाफ खुद लिखा हुआ था। और आगे चल करके ये शेक्सपियर के, ठीक है, जो उनका टूम्ब है, यानी उनका जो मकबरा है, ग्रेव, उस पर ये चीजें इंस्क्रिप्ट है, सॉरी वहां पर वो लिखी हुई हैं। आगे देखते हैं क्या है। देयर वॉज नो फीमेल एक्टर्स एट दैट टाइम। मैंने ये बात आपको बता दी है कि उस समय कोई भी फीमेल एक्टर्स नहीं हुआ करते थे, और उनका जो होता था, रोल जो होता था, उसको वहीं के जो छोटे जो है बच्चे होते थे, यंग बच्चे, वो उस रोल को प्ले करते थे। आगे देखते हैं क्या है। शेक्सपियर्स ग्लोब थिएटर, यानी कि ये थिएटर जिससे वो जुड़े हुए थे, क्या हुआ? वाज बर्न डाउन, वो क्या हुआ था? जल गया था ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ हेनरी VIII इन 1600
1613 में हेनरी VIII के परफॉर्मेंस के समय, जो कि उनका क्या था, एक हिस्ट्री प्ले था, उस समय क्या हुआ कि ये, ठीक है, गवर्नमेंट कुछ वहां पर एक्शन से अपने क्या करती है, तोप को जो है वो कैनन की फायरिंग होती है तोपों की, और उस फायरिंग में एक गोला जाकर के यहां पर इस पे लगता है ग्लोब थिएटर पे, और 2 ही घंटे में पूरा का पूरा जो ये थिएटर था वो जल करके खाक हो जाता है। आगे देखते हैं क्या है। हिज 2 प्लेस, उनके 2 प्ले कौन कौन से, रिचर्ड सेकेंड एंड किंग जॉन आर कंप्लीटली इन वर्स, यानी किस फॉर्म में लिखे गए हैं, पोएटिक फॉर्म में लिखे गए हैं, पोएटिक फॉर्म में। हालांकि इनके कई सारे प्लेज हैं जहां पर इन्होंने वर्स फॉर्म का इस्तेमाल किया हुआ है, लेकिन किंग जॉन और रिचर्ड सेकंड ये दोनों ऐसे प्लेज हैं जहां पर शेक्सपियर ने कंप्लीटली इनको वर्स में लिखा, यानी कि ये पोएटिक प्लेज हैं, पोयम के फॉर्म में इनको लिखा गया है, जैसे कि टी.एस. एलियट का मर्डर इन द कैथेड्रल वो है, उसी तरीके से ये भी हैं। आगे देखते हैं, हिज शॉर्टेस्ट प्ले, सबसे छोटा प्ले जो है शेक्सपियर का वो क्या है, द कॉमेडी ऑफ एरर्स, एंड लॉन्गेस्ट कौन सा है, हेमलेट। समझ रहे हैं, लॉन्गेस्ट इनका प्ले कौन सा, वो हेमलेट है, और शॉर्टेस्ट कौन सा, कॉमेडी ऑफ एरर्स, लगभग 1700 कुछ लाइनों का है, और माना यह जाता है कि ये जो प्ले है वो हेमलेट का 1/3 है, इतना छोटा प्ले, और ये हेमलेट इतना लंबा प्ले। बताते हैं कितने, 4 आवर्स, लगभग 4 घंटे लगते हैं जब भी ये परफॉर्म होता है प्ले, इतना जो है बड़ा है, हमारे यहां एलओसी पिक्चर की तरीके से है, इतना बड़ा ये प्ले है। आगे देखते हैं, शेक्सपियर्स रिलेटिव कौन से, विलियम आर्डन, एक विलियम आर्डन थे, वाज एग्जीक्यूटेड, यानी इनको मारा गया किसके द्वारा, फॉर प्लॉटिंग अगेंस्ट क्वीन एलिजाबेथ, यानी क्वीन एलिजाबेथ को लेकर के कोई ये षड्यंत्र कर रहे थे और इनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। आगे देखते हैं, लिंकन, ये एक आपके लिए इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि लिंकन जो है वाज अ बिग फैन ऑफ शेक्सपियर। लिंकन हमेशा, अब्राहम लिंकन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, वो क्या करते थे कि हमेशा वो जो है इनकी जो है लाइंस बोला करते थे, विलियम शेक्सपियर की लाइंस वो हमेशा बोलते थे। और इंटरेस्टिंगली ये भी एक बात है कि अब्राहम लिंकन को जिस इंसान ने असैसिनेट किया राष्ट्रपति रहते हुए, ये बात आप लोगों को पता होगी कि वो जो है एक ओपेरा देखने गए थे, नाटक देखने गए थे, और वहीं पर थिएटर में अब्राहम लिंकन को शूट कर दिया जाता है, शायद उनके के स्लेवरी को खत्म करने की वजह से, या उनके जो भी सुधार थे उसकी वजह से अब्राहम लिंकन को शूट कर दिया जाता है, गोली मार दिया जाता है। और ये कौन थे महोदय जिन्होंने इनको शूट किया, इनका नाम था जॉन विल्क्स। जॉन विल्क्स, जिस इंसान ने अब्राहम लिंकन को शूट किया वो स्वयं एक शेक्सपियरियन एक्टर था, यानी शेक्सपियर के जब प्ले परफॉर्म होते थे तो उसमें भी वो क्या करता था, रोल को प्ले किया करता था, किरदार को वो निभाया करता था। आगे देखते हैं, He introduced 3000 words approximately, लगभग उन्होंने क्या किया, 3000 शब्दों को इंट्रोड्यूस किया अपने वर्क्स में, ठीक है, टू इंग्लिश लैंग्वेज। His written vocabulary according to Dixon, यानी डिक्सन के अनुसार उनकी जो वोकेबुलरी है, शब्दकोश, वो कितने की है, consisted of 17,245 वर्ड्स। ये जो मैं आपको डेटा दे रहा हूं वो है शशि थरूर की किताब, आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग किताब होगी, कभी आपको मौका मिलेगा तो पढ़िएगा। शशि थरूर की किताब है थरूरोसॉरस, और ये 2 वर्ड से मिलाकर बनी है, एक तो थरूर यानी शशि थरूर, और दूसरी है थिजॉरस। दूसरी क्या है, थिजॉरस। थरूर और थिजॉरस मिलाकर के थरूरोसॉरस बना हुआ है। उसमें बहुत सारे करीब 55 वर्ड्स हैं जो आपके लिए नए होंगे। डिफेंस्ट्रेट, फ्लॉक्सी, नॉक्सी, निहिलिफिकेशन, ऐसे वर्ड्स को इस्तेमाल करना है। एपिकैरिकेसी, कूच, अगाथोकोलॉजिकल, ये सारे वर्ड्स वहां पर शशि थरूर ने लिखे हुए हैं, और ये आपको हो सकता है आपके लिए नए वर्ड्स होंगे, तो जरूर पढ़िएगा इस किताब को, शशि थरूर की थरूरोसॉरस। ठीक है, ये आपकी वोकेबुलरी को इनहांस करेगी, और इसके साथ साथ आपको हिस्ट्री और लिटरेचर के भी कई सारी चीजों को वो बताएगी। आगे देखते हैं, He also coined many phrases, इन्होंने क्या किया, बहुत सारी फ्रेजेस को भी क्वाइन किया, यानी कि उनको बनाया, जो कि आज, ठीक है, कंसीडर की जाती हैं। ब्रेव न्यू वर्ल्ड, ये फ्रेज, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला, सेटिंग योर टीथ ऑन एज, इस फ्रेज को, बीइंग क्रूएल ओनली टू काइंड, ये बड़ी प्यारी फ्रेज है, बीइंग क्रूएल ओनली टू काइंड, कहता है आई हैव टू बी क्रूएल टू बी काइंड, यानी क्या होना पड़ेगा मुझे,
क्रूएल होना पड़ेगा काइंड होने के लिए। ये कैसी बात है? अपने आप में ये जो एक लाइन है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है। कैसे भाई कोई क्रूएल होकर काइंड हो सकता है? तो ये होते हैं हमारे पेरेंट्स, हमारे माता पिता। वो हमारी पिटाई करते हैं, वो हमको डांटते हैं, वो हमको रोकते टोकते हैं, और एक समय होता है कि हमें उनकी ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं। हमें लगता है कि हाँ, हमारी लाइफ जो है वो अपने आप में क्या बनी हुई है, लिबर्टी के लिए, फ्रीडम के लिए, हम जैसा चाहें वैसा करें। लेकिन यही डांट, ये जो चीजें होती हैं, लोग इनको मिस करते हैं बाद में जाकर के, कि कोई तो हो जो उनको रोके टोके, कोई तो हो जो उनको रास्ते पर लाने की बातें करें, कोई होता जो संभाल लेता। पिता छत है और मां आपकी जो है सब कुछ करती हैं वो आपके लिए। तो ये बातें यहां पर हैं कि बीइंग क्रूएल ओनली टू काइंड, पिता आपका आपसे क्रूएल होता है, आपके साथ थोड़ा सा ऐसा बुरा जो है बर्ताव करता है, लेकिन उसके पीछे रीजन ये होता है कि वो आपको सही रास्ते पर लाना चाहता है। क्रूएल ओनली टू काइंड, क्योंकि वो आपके प्रति दुनिया में अगर वास्तव में कोई एक सबसे बड़ी छत है तो आपके फादर की है, और वो जो है आपको रास्ते पर ला रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि आप जिस रास्ते में शायद वो जो है सही नहीं है, या अगर आप उनको गलत साबित करना चाहते भी हैं तो आप कुछ बेहतर करके कर दीजिए। मान लीजिए आपको मना करेंगे, हाँ तुम ये पढ़ाई ना करो, मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा आईआईटीएन हो, वो आईआईटी करे, और आप उस चीज को जो है नहीं मान रहे हैं, आपका मन नहीं, इंटरेस्ट नहीं है, तो आप ठीक है हो जाइए, कुछ बड़ा कर जाइए, उससे बन जाइए आप आईएएस, और अपने पिता को प्रूव जो है कर दीजिए कि आप गलत हैं। लेकिन उस समय ये जो आप प्रूव करेंगे अपने पिता को गलत, आपके पिता आपसे ज्यादा खुश होंगे अपनी गलती पर। वो अपने गलत होने पर, दुनिया में सिर्फ एक ऐसा इंसान है जो अपने गलत होने पर खुश होगा उस समय, और वो आपका पिता है। इस बात को याद रखिएगा हमेशा। कह रहे हैं बीइंग क्रूएल ओनली टू काइंड। आगे देखते हैं, ही फॉलोड द कॉमर्शियल फॉर्मूला। क्या हुआ है? उन्होंने कॉमर्शियल फॉर्मूला को अपनाया, शेक्सपियर ने। उनको पता था कि जो ऑडियंस है वो कैसी आ रही है, वो कोई छोटे कर्मचारी आ रहे हैं, कोई कॉबलर है, कोई पेंटर है, कोई बार्बर है, कोई जो है कुछ और वाशरमैन है, कुछ भी, सब आ रहे हैं प्ले को देखने के लिए। एलिजाबेथ ने फ्रीडम दे रखी हुई है कि सब कोई आएंगे और प्ले देखेंगे। और यहां पर क्या हुआ, शेक्सपियर ने कॉमर्शियल फॉर्मूला को अपनाया। उनको पता था कि ये जो छोटे लोग हैं ना, ये क्या करेंगे, इनको वैसे मजा नहीं आएगा, इनको हम बहुत हाई फाई चीजें दिखा करके इंटरटेनमेंट इनका नहीं कर सकते हैं, हम करेंगे इनका इंटरटेनमेंट। किसकी बदौलत? इनका इंटरटेनमेंट होगा किसके, जो है घोस्ट के जरिए, भूतों के जरिए। हम इनको कॉमेडी दिखाएंगे थोड़ी सी, तब जाकर के ये खुश होंगे। और ये शेक्सपियर की जो टेक्निक थी, जो एक्सपेरिमेंट था, वो बहुत ज्यादा क्या होता है, बेहतर साबित होता है। जॉन ड्राइडेन का फेमस वर्क है, ठीक है, जहां पर वो चार लोग हैं और जो है चारों एक तरीके का वो जो है क्रिटिसिज्म का वर्क है, ठीक है। वहां पर क्या हो रहा है, एसे ऑन ड्रामेटिक पोजी, कि इनका जो जॉन ड्राइडेन का जो रिप्रेजेंट कर रहा है वहां पर निएंडर, वो शेक्सपियर के इस एक्सपेरिमेंट को कि कॉमेडी में ट्रेजेडी को डालना, ट्रेजेडी में कॉमेडी को रखना, इसको वो क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। आगे देखते हैं क्या है, ही परफॉर्म बिफोर क्वीन एलिजाबेथ एंड जेम्स फर्स्ट बोथ। शेक्सपियर ऐसे राइटर हैं जिन्होंने एलिजाबेथ फर्स्ट और जेम्स फर्स्ट के जो है सामने परफॉर्म किया। इवन जेम्स फर्स्ट के ही जो है, ठीक है, एक पूर्वज थे जिनका नाम था बैंको। क्या नाम था? बैंको। जेम्स फर्स्ट के पूर्वजों में एक थे, और उन्होंने, शेक्सपियर ने अपना प्ले लिखा कौन सा, मैकबेथ। मैकबेथ में उन्होंने बैंको जैसे कैरेक्टर को रखा। जब चुड़ैलें जो है बैंको से कहती हैं कि तुम नहीं राजा बनोगे, लेकिन तुम्हारे बच्चे राजा बनेंगे, और कहीं ना कहीं वो जेम्स फर्स्ट को इंडिकेट कर रहा है कि हाँ, ये अब राजा हैं वहां पर, ठीक है। तो इन चीजों को भी शेक्सपियर ने एक्सपेरिमेंट किया। आगे देखते हैं क्या है, बायोग्राफी पे आते हैं शेक्सपियर के। बॉर्न 23 अप्रैल 1564, ये बातें मैं आपको बता चुका हूं। और कहां पर, स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन। ये हमेशा याद रखना है, स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन और अपॉन एवन की बात होती है, लेकिन नहीं, ये क्या होगा, अपॉन जो है वो सही है। अपॉन एवन में इनका जन्म हुआ था। पुअर बॉय, एक गरीब बच्चे थे, एंड पुअरली एजुकेटेड, और बहुत इसी तरीके से इनकी एजुकेशन हुई भी अकॉर्डिंग टू स्ट्रैटफोर्ड ऑफ हिज एज। यानी स्ट्रैटफोर्ड में उस समय जिस तरीके की एजुकेशन हुआ करती थी, उसी तरीके से विलियम शेक्सपियर की वहां पर शिक्षा दीक्षा होती है उस टाइम पर। आगे देखते हैं, he arrives at the great city of London and goes to work at odd jobs।
इन अ थिएटर। पहले क्या किया इन्होंने जा करके थिएटर में अजीबोगरीब बात, यानी कि एक्टिंग वो करते रहे या और कोई काम उनको मिला पहले उसको इन्होंने किया, ठीक है। इन अ ईयर और टू, एक या 2 सालों में, ही इज एसोसिएटेड विद स्कॉलर्स, ये जो है स्कॉलर्स के संपर्क में आते हैं, एंड ड्रामेटिस्ट्स और नाटककारों के, राइटिंग प्लेस के, ऑफ किंग्स एंड क्लोन्स, किसके, राजाओं के, क्लोन्स मतलब जोकरों के, ऑफ जेंटलमैन के, एंड हीरोज के, एंड नोबल विमेन, ठीक है, नोबल विमेन को लेकर के। 1000 स्कॉलर्स यानी हजारों स्कॉलर्स ऐसे हैं जो आज क्या कर रहे हैं, शेक्सपियर को, ठीक है, खोज रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, उनके ऊपर वो थीसिस को लिख रहे हैं। शेक्सपियर ऐसे हैं। आगे देखते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला है फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ लिटिल पेरिस चर्च, ठीक है, फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ लिटिल, ठीक है, पेरिस चर्च, यानी कि जहां पे शेक्सपियर का जन्म हुआ था, स्ट्रैटफोर्ड में जो पेरिस है, जो चर्च है वहां पर क्या है, अपॉन एवन वी लर्न दैट, हमको पता चलता है कि विलियम शेक्सपियर वाज बैप्टाइज्ड ऑन 26 अप्रैल 1564, कि विलियम शेक्सपियर को, ठीक है, कब, 26 अप्रैल को बैप्टाइज किया गया था, एज इट वाज कस्टमरी, ठीक है, टू बैप्टाइज चिल्ड्रन ऑन द 3rd डे आफ्टर बर्थ, यानी कि ये कस्टमरी था, एक कंपलसरी बात थी कि बच्चे को तीसरे दिन, उसके जन्म के तीसरे दिन बैप्टाइज करना क्या है, जरूरी है, कंपलसरी है। तो तीसरा दिन यानी कि 23rd को हम मानते हैं कि विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था, ठीक है, 23rd, ठीक है, इज जनरली एक्सेप्टेड एज हिज डेट ऑफ बर्थ, ये मानी जाती है कि विलियम शेक्सपियर की डेट ऑफ बर्थ है। हिज फादर जॉन शेक्सपियर, इनके पिता कौन थे, जॉन शेक्सपियर वाज फार्मर्स सन, वो एक, ठीक है, किसान के बेटे थे, एंड फ्रॉम द नेबरिंग विलेज, पड़ोस के गांव से आए थे, ऑफ स्निटरफील्ड उनके जो है पिताजी का गांव था, वहां से आए थे, हु केम टू स्ट्रैटफोर्ड, ठीक है, जो कहां से आए थे, स्ट्रैटफोर्ड से, अबाउट 1551, यानी विलियम शेक्सपियर के 1564 जन्म के करीब 13 साल पहले वो उस जगह पर आए थे, एंड बिगेन टू प्रॉस्पर एज अ ट्रेडर, एक व्यवसायी के रूप में जो है प्रॉस्पर हुए, इन कॉर्न, अनाज में, मीट, मांस बेचते थे, लेदर, कपड़े का काम, चमड़े का काम करते थे, एंड अदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, और अन्य कृषि संबंधित उत्पादों का ये बिजनेस किया करते थे। हिज मदर मैरी आर्डन, इनकी मां कौन है, मैरी आर्डन वाज अ डॉटर ऑफ अ प्रॉस्परस फार्मर, वो एक जो है, ठीक है, प्रॉस्परस फार्मर की बेटी थी, डिसेंडेड फ्रॉम एन ओल्ड वारविकशायर फैमिली, कहां से आई थी वो, वारविकशायर फैमिली की डिसेंडेंट थी, ऑफ मिक्स्ड एंग्लो सैक्सन एंड नॉर्मन ब्लड, ठीक है, यानी कि वो एंग्लो सैक्सन और एंग्लो नॉर्मन ब्लड, यानी हो सकता है कि उनके माता और पिता दोनों में से एक एंग्लो सैक्सन के रहे होंगे और एक एंग्लो नॉर्मन की तरफ से वो रही होंगी ब्लड। ऑफ शेक्सपियर्स एडुकेशन, इनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में, वी नो लिटिल, हमें कुछ थोड़ा ही पता है, लिटिल का मतलब नथिंग, कुछ नहीं पता है, एक्सेप्ट दैट फॉर अ few years he probably attended the Endowed Grammar School at Stratford, यानी कहां पर, स्ट्रैटफोर्ड में ये ग्रामर स्कूल को अटेंड करते हैं, where he picked up the, जहां पर उन्होंने सीखा, इस स्टेटमेंट को याद रखेगा, स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, और ये फ्रेज कौन, इनके दोस्त बेन जॉनसन ने इनके लिए दी थी, इन्होंने वहां पर ग्रामर स्कूल में इन सब बातों को सीखा, स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक को, देखिए, ठीक है, ग्रीक टू विच हिज लर्नेड फ्रेंड बेन जॉनसन रेफर्स। आगे देखते हैं, व्हेन शेक्सपियर वाज अबाउट 14, जब शेक्सपियर 14 साल के थे, ठीक है, ओल्ड, हिज फादर लॉस्ट हिज लिटिल प्रॉपर्टी, तो जो भी उनके पास छोटी मोटी संपत्ति थी उसको वो खो देते हैं, गंवा देते हैं, एंड फेल इनटू डेब्ट, और वो कर्जे में आ जाते हैं, एंड द बॉय प्रोबेबली लेफ्ट स्कूल, और इन्होंने स्कूल को छोड़ दिया, ठीक है, टू हेल्प सपोर्ट द फैमिली, ताकि वो क्या करें, परिवार को सपोर्ट दे सकें, ऑफ यंगर चिल्ड्रन, जो इनके छोटे भाई हैं, क्योंकि बड़ा परिवार था इनका, 7 भाई थे इनके, तो उनको क्या करें, अपने परिवार में ये सपोर्ट दे सकें, और इसी के लिए क्या होता है, वो इस जगह को छोड़ करके, ठीक है, 1580s के बाद स्ट्रैटफोर्ड जगह को छोड़ करके लंदन चले आते हैं। हालांकि उनके रहने के पर जो है, जो सबूत हैं वो 1595 या 96 के आसपास मिलते हैं कि लंदन में वहां पर वो उस जगह पर रहना शुरू करते हैं। आगे देखते हैं,
हिज वर्क्स अकॉर्डिंग टू पीरियड। आइए देखते हैं एक बार, नजर डालते हैं इनके जो वर्क्स हैं उन पर पीरियड के अनुसार। एट द टाइम ऑफ शेक्सपियर्स डेथ, यानी शेक्सपियर की जब डेथ होती है, ठीक है, 21 प्लेज, 21 प्लेज एग्जिस्टेड इन मैन्युस्क्रिप्ट्स। मैन्युस्क्रिप्ट मतलब जो है हस्त, जो है जो लिपि है, यानी हाथ से लिखे हुए, ठीक है, कितने हैं 21 प्लेस, यानी कि 21 नाटक उस समय एग्जिस्टेंस में हैं, ठीक है, इन द वेरियस थिएटर्स, अलग अलग थिएटर्स में ये पड़े थे। अ फ्यू अदर्स, और अन्य हैड ऑलरेडी बीन प्रिंटेड, और कुछ क्या थे, पहले ही प्रिंट हो चुके थे। सम प्लेस प्रोबेबली वर टेकन डाउन इन अ शॉर्ट हैंड बाय सम लिसनर, कुछ प्लेस इनके क्या किए गए, शॉर्ट हैंड में लिखे गए, ठीक है, शॉर्ट हैंड में लिखे जाते हैं, जो वहां पर लिसनर थे उनके द्वारा, एट द प्ले एंड देन पायरेटेड, और उसके बाद क्या किया गया इनको, पायरेटेड बाय सम पब्लिशर फॉर हिज ओन प्रॉफिट, यानी जो पब्लिशर होता था, प्रकाशक, उसने क्या किया, अपने प्रॉफिट के लिए, अपने फायदे के लिए उन प्लेस को क्या किया, पायरेटेड कर लिया, यानी कि जो है उसने नकल कर ली, चुरा लिया उसको। द फर्स्ट प्रिंटेड कलेक्शन, जो पहला प्रिंटेड कलेक्शन आया ऑफ हिज प्लेज, उनके नाटकों का क्या है, नाउ कॉल्ड द फर्स्ट फोलियो, पहला फर्स्ट फोलियो 1623, और सेकंड फोलियो इसी का उल्टा कर दीजिए, 1632, 1632 में आया था। तो 1623 में जो इनका फर्स्ट फोलियो आया, इसमें इनके 36 प्लेस थे, 36 प्लेस में इंक्लूडेड थे, जिसमें से एक पेरिक्लेस प्रिंस ऑफ टायर वो यहां पर नहीं था, वो इनके अगले फोलियो में पब्लिश होता है। देखते हैं, was made by 2 actors, ये जो फोलियो था उसको 2 एक्टर्स ने मिलकर बनाया था, ये नाम याद रखिएगा। एक कौन है, हेमिंग, पहला कौन है, हेमिंग, और दूसरे हैं कॉन्डेल। हेमिंग और कॉन्डेल ने मिलकर के इस फर्स्ट फोलियो को बनाया, फर्स्ट फोलियो को पब्लिश कराया। who asserted, जिनका दावा था, that they had access to the papers of the poet, कि उनको पोएट के जो पेपर्स थे उनका एक्सेस था, and had made a perfect edition, और उन्होंने परफेक्ट एडिशन को बनाया हुआ था, संस्करण को। दिस फोलियो कंटेन्स कितने, 36, एक्सेप्ट किसको छोड़ करके, पेरिक्लेस प्रिंस ऑफ टायर, यानी इस प्ले को छोड़ करके यहां पे 36 प्लेस थे, ठीक है। ऑफ द 37 प्लेस जनरली एट्रीब्यूटेड टू शेक्सपियर, हिज वर्क्स आर डिवाइडेड इनटू 4 पीरियड, ठीक है। इनके जो वर्क्स हैं उनको 4 तरीके से इनका डिवीजन किया गया है। कौन कौन से हैं डिवीजन, आइए देखते हैं। फ्रॉम हिज अराइवल टू लंदन, यानी वो अराइवल इनका लंदन में कब हुआ, मान के चलते हैं हम 1590s के आसपास, इसके बाद जब भी होता है, और कब, टिल 1595 कह रहे हैं। दिस पीरियड इज मार्क्ड बाय यूथफुलनेस, यानी एकदम से युवा जोश है इनके अंदर अभी, एंड एक्सुबरेंस ऑफ इमेजिनेशन, यानी इनकी जो क्या है, कल्पना भी है, वो भी अभी एकदम क्या है, अपने एपेक्स पर है, अपनी ऊंचाई पर है। बाय एक्स्ट्रा वैगन्स ऑफ लैंग्वेज, भाषा का भी उन्होंने बढ़ चढ़ के अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया। एंड बाय फ्रीक्वेंट यूज ऑफ राइम्ड कपलेट्स, ठीक है, और कैसे, राइम्ड कपलेट्स का इन्होंने इस्तेमाल यहां पर किया हुआ है। विथ हिज ब्लैंक वर्स, और किसके द्वारा, ब्लैंक वर्स के द्वारा। टिपिकल वर्क्स ऑफ दिस पीरियड आर हिज अर्ली पोएम्स, उनकी पहली जो पोएम्स है वो थी, और वो कौन सी, वीनस एंड एडोनिस, द रेप ऑफ लुक्रीज, ये 2 पोएम्स हैं, इनकी लॉन्गर पोएम है, नैरेटिव पोएम है। टाइटस एंडोनिकस, ये प्ले है। हेनरी 6th प्ले है। लव्स लेबर्स लॉस्ट, ये भी इनका प्ले है। और क्या, कॉमेडी ऑफ एरर्स, ये भी प्ले है। 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना, ये भी प्ले है। एंड रिचर्ड सेकेंड और किंग जॉन, ये सारे प्लेस और 2 पोएम्स क्या होती हैं, वो इनके यूथफुलनेस का टाइम है, यानी जब वो क्या कर रहे हैं, अपने जगह स्ट्रैटफोर्ड को छोड़ करके वो उस जगह पर, कहां पर, लंदन में आए हुए हैं, उस समय तक इन प्लेस को उन्होंने लिखा हुआ है। आगे देखते हैं। 1595 टू 1600, 1595 से लेकर के 1600 तक क्या है, पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ। शेक्सपियर का क्या है, जो ग्राफ है ग्रोथ का, वो एकदम ऊंचे चढ़ते हुए जा रहा है। और कौन है, रोमियो एंड जूलियट, फेमस प्ले जिसके बारे में हम हमेशा बात करते हैं, रोमियो एंड जूलियट, वो लिखा गया इसमें। हालांकि योगी जी ने एक नया निकाल दिया, एंटी रोमियो। रोमियो बहुत अच्छा आदमी था, वो बेचारा तो प्यार के लिए अपनी जान दे देता है। सुबह सुबह निकलता है, कहता मुझे आज प्यार करना है, कोई मिल जाए उसे प्यार करने का था, ठीक है। ही वॉज इन द आइडिया ऑफ लव, उसे प्यार से प्यार था, उसे कोई जूलियट से प्यार नहीं था, उसे बस प्यार करना था।
और फाइनली क्या होता है, लास्ट में जाकर के उसकी डेथ हो जाती है जूलियट के कारण। क्या है प्ले में, हम कभी मौका मिलेगा तो उस पर अलग से एक वीडियो बनाएंगे। हालांकि अभी अपने टॉपिक पर आते हैं। रोमियो एंड जूलियट द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये वही प्ले है जहां पर क्या किया गया, बाराबस के कैरेक्टर को, क्रिस्टोफर मार्लो के, ठीक है, बाराबस जो कैरेक्टर है उसको यहां पर रीइंट्रोड्यूस किया जाता है। किस नाम से, साइलॉक के नाम से। मर्चेंट ऑफ वेनिस, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, एज यू लाइक इट, एंड हेनरी फोर्थ। और कौन सा प्ले, हेनरी फोर्थ। और इसका कौन सा, फर्स्ट पार्ट, मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, ये एक प्ले। मच एडो अबाउट नथिंग, एडो का मतलब क्या होता है, वरी, ठीक है, बहुत ज्यादा चिंता है, अबाउट नथिंग, कुछ नहीं को लिए, ठीक है, बात कोई नहीं है और आप चिंता किए जा रहे हैं। अगला क्या है, हेनरी फिफ्थ। अगला प्ले कौन सा था इनका, हेनरी फिफ्थ। अब आया पीरियड 1600 टू 1607 का, और ये पीरियड कैसा है, ग्लूम एंड डिप्रेशन। शेक्सपियर ग्लूम और डिप्रेशन में जा रहे थे, तनाव में, ठीक है। और क्या था वहां पे, ठीक है, क्या होता है कि यहां पे ये जो दौर है वो ग्लूम और डिप्रेशन होने का कारण ये था कि प्लेग जो है, ब्यूबोनिक प्लेग, वो वहां पर आ गई है। और क्वीन का आदेश आता है कि सारे के सारे जो अब थिएटर्स हैं वो क्या किए जाएंगे, बंद कर दिए जाएंगे। अब शेक्सपियर के थिएटर्स को बंद करने का मतलब क्या है कि उनका एम्प्लॉयमेंट है, जो उनकी जॉब है, उसको छीन लेना। और इस वजह से क्या हो रहा है कि शेक्सपियर इस तरीके से ग्लूम और डिप्रेशन में चले जाते हैं। और इसीलिए इनका वर्क आता है कौन सा, सोनेट्स लिखते हैं वो। क्योंकि सोनेट्स प्ले लिखे जाएंगे कब, जब उनको आप परफॉर्म करने की अनुमति देंगे। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि सोनेट्स अब शेक्सपियर लिखते हैं क्योंकि इनको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं थी। उसके बाद 12th नाइट आया इनका फेमस प्ले, शेक्सपियर्स फेयरवेल टू मर्थ। और इसी के साथ 12th नाइट से माना जाता है कि शेक्सपियर, मर्थ का मतलब क्या होता है, लाफ्टर, ठीक है। ये क्वेश्चन हो सकता है कि शेक्सपियर का कौन सा प्ले है जो क्या है, जो उनके फेयरवेल टू मर्थ है, यानी जिससे उन्होंने लाफ्टर को अलविदा कह दिया, ठीक है, उन्होंने क्या किया, हंसी को अलविदा कह दिया। तो कौन सा है, 12th नाइट। अगला है टेमिंग ऑफ श्रीव, टेमिंग ऑफ द श्रीव। ट्रायलस एंड क्रिसीडा, ये फेमस वर्क है, याद रखिएगा, ये ट्रायलस एंड क्रिसीड, ट्रायलस एंड क्रिसीड पोयम है, किसकी, जॉफरी चौसर की, याद रखना है। वो कैसी है, ट्रायलस एंड क्रिसीड, ये क्या है, ट्रायलस एंड क्रिसीडा, याद रखिएगा। ट्रायलस एंड क्रिसीड ऐसी पोयम है जहां पर चौसर ने राइम रॉयल का इस्तेमाल किया हुआ है, जो आगे चल करके, ठीक है, उस समय स्पेंसरियन स्टैंजा के नाम से फेमस था, आगे चल करके वो राइम रॉयल के नाम से फेमस होता है। तो ट्रायलस एंड क्रिसीड चौसर का वर्क है, ट्रायलस एंड क्रिसीडा शेक्सपियर का नाटक है। अगला है ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, ये भी इनका प्ले है, अंत भला तो सब भला। आगे है मेजर फॉर मेजर्स, ये उनका प्ले है। एंटनी एंड क्लियोपाट्रा, एंटनी एंड क्लियोपाट्रा फेमस प्ले है। और आगे चल करके इसी थीम पर आधारित होकर के दो प्ले लिखे जाते हैं। एक तो जॉन ड्राइडन का है, कौन सा, ऑल फॉर लव, ठीक है, जॉन ड्राइडन का कौन सा है, ऑल फॉर लव। और आगे चल करके जीबी शॉ ने भी एक प्ले को लिखा जिसका नाम था सीजर एंड क्लियोपाट्रा। कौन सा है, सीजर एंड क्लियोपाट्रा। किसको लिखा है, किन्होंने इसको, जीबी शॉ ने, ठीक है, याद रखिएगा। अगला कौन सा है, टाइमन ऑफ एथेंस, और इसी में आता है इनका हेमलेट, लॉन्गेस्ट प्ले। किंग लियर, ये वही प्ले है जहां पर 3 बेटियां हैं और राजा जो है कहता है अपनी तीनों बेटियां से, ये बताओ कि कौन सी है, तुम में से कौन सी है जो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती है। पहली बेटी कहती है कि मैं आपको, ठीक है, इस दुनिया में जितने लोग, जितना जो है एक बेटी एक अपने जो है बाप को, एक पिता को प्यार करती है, मैं उतना प्यार आपसे करती हूं। राजा एकदम खुश, ठीक है, राजा खुश हो जाते हैं और वो उनकी शादी अच्छे से करते हैं। दूसरी लड़की उससे पूछा तुम कितना प्यार करती हो, उसने और बताया लंबा चौड़ा, उसने कहा ब्रह्मांड में जितना जो है बेटियां अपने पिता से प्यार की होंगी मैं उससे ज्यादा आपको प्यार करती हूं। अब ये बात देख करके तीसरी बेटी थी, वो समझ रही थी कि ये चापलूसी कर रही हैं और मेरे पिता को चापलूसी पसंद आ रही है। तीसरी जो बेटी वो कहती मैं आपको उतना ही प्यार करती हूं जितना एक बेटी अपने पिता को कर सकती है। और किंग लियर को यह बात पसंद नहीं आई। ह्यूमन काइंड कैन नॉट बियर टू मच रियलिटी,
इंसान जो होता है वो बहुत ज्यादा वास्तविकता को सह नहीं पाता है, और वही बात यहां पे हुई, किंग लियर ने उसको राज्य से निकाल दिया। बाद में ये दोनों बेटियां मिलकर के, बड़ी वाली और एक ट्रेटर के साथ मिलकर के वो राजा को जो है राज्य पे चढ़ाई कर देती हैं, और छोटी बेटी कॉर्डेलिया वो क्या करती है, वो इस युद्ध में मारी जाती है। किंग लियर एक बहुत फेमस प्ले है, कभी मौका मिलेगा तो हम लोग इस पर बात करेंगे। हालांकि आगे चलते हैं। मैकबेथ, सारी फेमस ट्रेजेडीज जो हैं वो इनकी लास्ट में ही आ रही हैं। हेमलेट आया, ठीक है, किंग लियर, मैकबेथ, और क्या है, ओथेलो। हेमलेट में जो ट्रेजिक फ्लॉ है वो क्या है, ट्रेजिक फ्लॉ हेमलेट का क्या है, वो है प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन, इसका मतलब क्या होता है, ट्रेजिक फ्लॉ का मतलब कि यहां पे ट्रेजिक जो कैरेक्टर्स हैं, क्योंकि ये सारी ट्रेजेडीज हैं, तो हीरो के अंदर एक कमी होती है, एक कमी होती है, और उसी के कारण उसकी मौत होती है। तो यहां पे जो पहली कमी है हेमलेट की, वो कौन सी है, हेमलेट की वो है प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी क्या कर रहा है, वो अपने काम में डिले कर रहा है। मारूं कि ना मारूं, मारूं कि ना मारूं, अपने चाचा को मारना है उसे, क्योंकि उसके पिता किंग लियर ये बता के गए हैं कि इसने क्या किया हुआ है, तुम्हारे चाचा ने मुझे मारा धोखे से, जब मैं बगीचे में सो रहा था, और क्या हुआ, उसी धोखे से उसने तुम्हारी मां से शादी भी कर ली है, तो अब तुम्हें बदला लेना है। तब से हेमलेट के माइंड में सिर्फ बदले की भावना चल रही कि वो क्या करेगा, बदला लेगा बस। और इस बदले को लेकर के हेमलेट क्या कर रहा है, वो जो है एकदम से आतुर है। एक बार उसके जो है, जो अंकल है मिल जाते हैं उसे अकेले में, उनको मारने वाला था, लेकिन तभी क्या देखता है कि ये तो पूजा करने बैठा हुआ है। उसको लगा कि अभी मारेंगे तो सीधा स्वर्ग जाएगा, और डिले करता है एक्शन को, और बाद में इस एक्शन के तहत वो मारा जाता है खुद भी, हालांकि वो अपने अंकल क्लॉडियस को मार देता है। दूसरे जो हैं किंग लियर, इनका क्या है, ठीक है, ट्रेजिक फ्लॉ, ये है फ्लैटरी को पसंद करते हैं, चापलूसी। इनकी बेटियां इनको बता रही हैं कि ये क्या है, कि ब्रह्मांड में इनसे ज्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता है, दुनिया में कोई इनसे ज्यादा प्यार नहीं कर सकता है, और ये किंग लियर सुनकर के बहुत खुश हैं। छोटी बेटी ने सच बता दिया, उसको राज्य से ही निकाल दिया। ट्रेजिक फ्लॉ। तीसरा कौन है, मैकबेथ, वॉल्टिंग एम्बिशन। वॉल्टिंग एम्बिशन, महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा है। चुड़ैलें समझ लेती हैं कि अगर इसको, चुड़ैलों का एक लक्ष्य है कि वो आपसे कुछ गड़बड़ कराएंगे, और इसी गड़बड़ कराने के लिए उन्होंने मैकबेथ को कहा है कि तुम क्या करोगे, तुम भी थेन ऑफ ग्लैमिस हो, आगे तुम थेन ऑफ कॉर्डर बनोगे, और उसके बाद किंग ऑफ स्कॉटलैंड बनोगे। और चुड़ैलों की इस भविष्यवाणी को सच करने के लिए मैकबेथ ने किंग ऑफ स्कॉटलैंड को मार दिया, मैकडफ के बच्चों को मार देता है वो फाइनल, लेकिन वो भी इस इस प्ले में मारा जाता है मैकबेथ। उसके बाद लास्ट है कौन सा, ओथेलो, जीलसी, ईर्ष्या है इसके अंदर। क्या, इसकी वाइफ है डेस्डिमोना। डेस्डिमोना सुंदर है, हालांकि इन पर पिक्चरें भी बनाई गई हैं डेस्डिमोना के बारे में। ओथेलो क्योंकि वो एक मूर है, वो एक काला है, ब्लैक है, और उसे एक सुंदर लड़की डेस्डिमोना बहुत पसंद करती है, उसे प्यार करती है। लेकिन बाद में क्या होता है, इयागो, जो कि माना जाता है कि इंग्लिश लिटरेचर का सबसे बड़ा विलेन है इयागो, ठीक है, इयागो उसके अंदर जेलसी जो है डेवलप करता है, क्योंकि उससे जलता है वो। और बाद में क्या होता है कि ओथेलो जा करके अपनी, उनकी जो वाइफ है डेस्डिमोना, वो सो रही है, और वो कहते हैं, ठीक है, कि वहां पर पुट ऑफ द लाइट एंड देन पुट ऑफ द लाइट, लाइट को बंद करिए, उसके बाद डेस्डिमोना की जिंदगी की जो लाइफ है उसको बंद करिए। तकिया लेते हैं और वहां पर उनके, ठीक है, चेहरे पर रख देते हैं, डेस्डिमोना की मौत हो जाती है। इन सारे शेक्सपियर की चारों जो मेजर ट्रेजेडीज हैं, इस पर पिक्चरें भी बनाई गई हैं। मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले हेमलेट। हेमलेट पर एक बहुत फेमस मूवी बनाई गई है, हैदर, इंडिया में। इरफान खान साहब अब नहीं है इस दुनिया में, ठीक है, इरफान खान ने इसमें जो है एक्टिंग की है। हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन अभिनेताओं में अगर कोई नाम गिना जाएगा तो वो इरफान खान का नाम हमेशा अमर रहेगा। इरफान खान ने यहां पर एक्टिंग की है। जहां जितनी भी ऐसी मूवीज बनी हैं जो लिटरेचर पर आधारित हैं, हॉलीवुड में भी इवन इरफान खान ने काम किया हुआ है, ऐसे एक्टर थे वो। इरफान खान ने यहां पर काम किया हैदर मूवी में। किंग लियर पे पिक्चर नहीं बनी है, मैकबेथ पर मकबूल पिक्चर बनी हुई है। कौन सी है, मकबूल। ये कैसी बनी हुई है, मैकबेथ पे। ओथेलो पर भी बनी हुई है ओमकारा। ओमकारा जो पिक्चर है वो ओथेलो पर बनी हुई है।
और इयागो का रोल यहां पर सैफ अली खान लंगड़ा त्यागी के रूप में कर रहे हैं। लंगड़ा त्यागी जो है वो कौन है, इयागो के वाले विलन हैं। कभी मौका मिलेगा तो आपको देखिएगा, ये सारी पिक्चरें इसी पर ही आधारित हैं। आगे देखते हैं। चलिए, लेट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, लेट एक्सपेरिमेंट में कौन से प्लेस हैं, कोरियोलानस, और ये 1608 से 1611 तक है। कोरियोलानस इनका प्ले है। पेरिक्लेस प्रिंस ऑफ टायर जो है, यानी कि ये 1632 वाले फोलियो में ऐड किया गया यही प्ले। सिम्बेलिन, ठीक है, विंटर्स टेल, द टेम्पेस्ट एंड हेनरी VIII, ठीक है, ये कैसा है, अनफिनिश्ड है, और माना जाता है कि टेम्पेस्ट जो है वो स्वैन सॉन्ग है, किसका, विलियम शेक्सपियर का। स्वैन सॉन्ग का मतलब क्या होता है कि जो लास्ट वर्क होता है ऑथर का, उसे हम स्वैन सॉन्ग कहते हैं। तो ये है विलियम शेक्सपियर के ये सारे प्लेस, जिनको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया है उनकी उनकी लाइफ को लेकर के और उनके वर्क्स को लेकर के मेनली। एक बात, ठीक है, 1609 में उनके सोनेट्स को पब्लिश किया गया था, तो मैंने आपको ये बात सोनेट्स जहां पर पढ़ाया हुआ है रेनेसांस पोएट्री में, वहां पर ये बात बताई हुई है। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे अपने एक नए टॉपिक को लेकर के। आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।